आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है
और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे।
रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। अरे भाई वो देख, क्या लड़की है, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ? तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूं। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद
दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतरियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था। वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे
इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका, वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम
पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी
पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने।
1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी।